सोचिए, भारत में समंदर के रास्ते आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति, वो सबसे पहले आए और उनका असर भी सबसे पहले ही खत्म हो गया। है ना दिलचस्प बात? आज हम इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरेंगे, पुर्तगालियों की कहानी में। लेकिन ये कहानी ये एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शहर के गिरने से पूरा का पूरा यूरोप समंदर में उतर गया, भारत तक पहुंचने के लिए एक नए रास्ते की तलाश में? चलिए इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 15वीं सदी में। उस जमाने में यूरोप और भारत के बीच मसालों का, कीमती सामानों का जो भी व्यापार था, वो सब जमीनी रास्तों से होता था, और ये इतना मुनाफे वाला था कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला था। तो देखिए, हुआ ये कि 7वीं सदी आते आते रोमन साम्राज्य तो कमजोर पड़ रहा था और दूसरी तरफ अरब ताकतें उभर रही थीं। धीरे धीरे भारत के साथ व्यापार के जो जमीनी रास्ते थे, उन पर इनका कब्जा हो गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1453 में, जब ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। और ये शहर, ये समझिए कि पूरब का दरवाजा था। और 1453 के बाद समझिए हालात रातों रात बदल गए। पहले जहां व्यापार करना आसान था, अब ऑटोमन्स ने या तो वो रास्ता ही बंद कर दिया, या फिर उस पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए कि व्यापार करना नामुमकिन सा हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जबरन धर्म बदलवाने का दबाव भी बनाया जाने लगा। अब इस मुश्किल ने, इस संकट ने यूरोप को एक नए रास्ते की तलाश करने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी मजबूरी पैदा हो गई कि उन्हें पूरब के खजानों तक पहुंचने के लिए समंदर का रास्ता चाहिए ही था। और बस इसी जरूरत ने खोज के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर दी। और इस खोज की आग को हवा दी 15वीं सदी के रेनेसांस यानी पुनर्जागरण ने। ये वो दौर था जब यूरोप में तर्क, विज्ञान और नई नई खोजों का माहौल बन रहा था। लोग अब पुरानी बातों और अंधविश्वासों को छोड़कर दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, नई नई जगहें खोजना चाहते थे। इस दौड़ में सबसे आगे जो देश था, वो था पुर्तगाल। और इसका सारा श्रेय जाता है प्रिंस हेनरी को, जिन्हें लोग द नेविगेटर के नाम से जानते थे। उनके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, किसी भी तरह समंदर के रास्ते भारत पहुंचना है। और फिर सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। एक पुर्तगाली नाविक ने अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर भारत तक की वो खतरनाक यात्रा पूरी कर ही ली। ये साल था 1498 और वो नाविक था वास्को ड गामा, जो भारत के कालीकट पहुंचा। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, इस मुश्किल सफर में उसकी मदद एक गुजराती पायलट ने की थी, जिनका नाम था अब्दुल मजीद। वहां के स्थानीय राजा जमोरिन ने तो उसका बहुत जोर शोर से स्वागत भी किया। लेकिन एक बात समझनी होगी, पुर्तगालियों के आने से बहुत पहले से यहाँ अरब व्यापारी व्यापार कर रहे थे। उनका एक छत्र राज था। तो जैसे ही पुर्तगाली आए, ये उनके एकाधिकार के लिए एक सीधी चुनौती बन गई। अब जाहिर है, व्यापार और धर्म दोनों को लेकर टकराव तो होना ही था। और इस पूरे टकराव की जड़ में क्या था? पैसा। आप अंदाजा लगाइए, वास्को ड गामा जब मसालों का जहाज लेकर वापस पुर्तगाल लौटा, तो उसे अपनी यात्रा पर लगे खर्च से कई गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। जब ये खबर पूरे यूरोप में फैली, तो सबको समझ आ गया कि ये कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि सोने की खान है। इतना जबरदस्त मुनाफा देखने के बाद पुर्तगाल ने अपनी रणनीति बदल दी। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं भेजना चाहते थे, उन्होंने फैसला किया कि वो भारत में अपने गवर्नर भेजेंगे और एक संगठित समुद्री साम्राज्य खड़ा करेंगे। यहां हमें दो अलग अलग सोच देखने को मिलती है। जो पहले गवर्नर थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उनकी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। उनका मानना था कि समंदर पर कब्जा कर लो तो व्यापार अपने आप तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन उनके बाद जो आए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिन्हें पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक भी माना जाता है, उनकी सोच अलग थी। उन्होंने कहा नहीं, समंदर के साथ साथ जमीन पर भी मजबूत पकड़ बनानी होगी, और उन्होंने गोवा जैसे जरूरी ठिकानों पर कब्जा करने पर जोर दिया। और अपनी धाक जमाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया, जिसे कहते थे कार्टाज सिस्टम। ये एक तरह का परमिट या लाइसेंस था। मतलब अगर आपको हिंद महासागर में अपना जहाज चलाना है, तो पुर्तगालियों से ये कार्टाज लेना पड़ेगा, और अगर किसी के पास ये नहीं मिला तो उसके जहाज को दुश्मन मानकर लूट लिया जाता था। सीधा सा हिसाब था। अल्बुकर्क की रणनीति एकदम साफ थी। पहला काम, जितने भी जरूरी समुद्री रास्ते हैं, जैसे हॉर्मुज, मलक्का, गोवा, इन पर कब्जा करो। दूसरा, वहां मजबूत किले बनाओ ताकि अपनी ताकत दिखा सको। तीसरा,
और ये बहुत अलग था, पुर्तगाली मर्दों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए बढ़ावा दो, ताकि एक ऐसी आबादी तैयार हो जो पुर्तगाल की वफादार हो, और आखिरी, अपने सबसे बड़े दुश्मन मुस्लिम व्यापारियों को रास्ते से हटा दो। तो लगभग 100 साल तक हिंद महासागर में पुर्तगालियों का दबदबा रहा। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उनकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसकी एक नहीं, कई वजहें थीं। एक तो उनकी जो कट्टर धार्मिक नीतियां थीं, उनसे स्थानीय लोग बहुत नाराज हो गए। फिर वो खुद समुद्री डकैती और बेईमानी से व्यापार करने लगे थे। इसी बीच उन्हें ब्राजील मिल गया, तो उनका सारा ध्यान और पैसा वहां लगने लगा। यहां भारत में मुगल और मराठा जैसी ताकतें भी मजबूत हो रही थीं, और शायद सबसे बड़ी वजह, मैदान में नए और ज्यादा ताकतवर यूरोपीय खिलाड़ी आ चुके थे। ये नए खिलाड़ी थे डच और अंग्रेज, और ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके जहाज पुर्तगालियों से बेहतर थे, उनकी नौसेना की रणनीति कहीं ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने पुर्तगालियों के एक छत्र राज को सीधी चुनौती दी और धीरे धीरे उन्हें हिंद महासागर के इस खेल से बाहरी कर दिया। और इस बात को यहां और अच्छे से समझा जा सकता है। पुर्तगाल का ध्यान अब पूरी तरह बढ़ चुका था। उनके लिए ब्राजील की नई नई कॉलोनीज ज्यादा फायदेमंद और आकर्षक लगने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि भारत में जो उनका साम्राज्य था, वहां से उनका ध्यान भी हटा और पैसा भी। तो ये थी पुर्तगालियों की कहानी। ये हमें दिखाती है कि कैसे कोई साम्राज्य बनता है और फिर अपनी ही गलतियों से बिखर जाता है। वो भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे, लेकिन उनकी गलतियों ने उनके बाद आने वालों के लिए, यानी डच और अंग्रेजों के लिए, एक तरह से रास्ता साफ कर दिया। और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, पुर्तगालियों के इस हश्र को देखकर उनके बाद आने वालों ने आखिर क्या सबक सीखा?